Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is cyclic and non-cyclic phosphorylation. Phosphorylation क्या होता है? Formation of ATP from ADP and inorganic phosphate using energy. Adenosine diphosphate or inorganic phosphate in the presence of energy by absorbing energy changes to ATP. This process is called phosphorylation. क्या होता है? ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन में एक फॉस्फेट जुड़ा, फिर ये दूसरा, ये वाला जो एनर्जी होती है, ये बॉन्ड जो होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। एडीपी में एक हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसमें फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक फॉस्फेट और जुड़ सकता है। ये एडिनोसिन इधर और फिर उसके बाद फॉस्फेट, फिर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट जुड़ा, फिर ये हाई एनर्जी। तो इस तरह से ये बॉन्ड जो है दोनों क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड है। इसमें एक ही हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसमें दो हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो इस तरह से फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है? एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। इस एटीपी में एनर्जी स्टोर हो सकती है एंड व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, जब भी कभी जरूरत होता है तो ये एटीपी एनर्जी का सोर्स की तरह काम करती है। प्लांट्स में फॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में। उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो माने लाइट। लेकिन ये रेस्पिरेशन में भी होता है, तो रेस्पिरेशन में वहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहता है। लेकिन ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस का पढ़ रहे हैं, तो ये है फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो एनर्जी यहाँ यूज़ हो रही है फॉर मेकिंग एटीपी, वो क्या है? लाइट एनर्जी। नॉर्मल केस में ये क्या होती है? सनलाइट होती है जो तो इस तरह से ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है और फिर बाद में ये फोटोसिंथेसिस में ये फूड में स्टोर हो जाती है। उसको फिर बाकी ऑर्गेनिक्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? बेसिस है लाइफ की, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो सारा सब लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं और प्लांट्स जो है वो अल्टीमेटली सन से लेता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो स्टेप्स में होती है। पहला होता है लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट ड्रिवन। लाइट होती है तभी ये होता है। और सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। बट इट डजंट मीन दैट डार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन के लिए लाइट होनी जरूरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन बिना लाइट के भी हो सकता है। डार्क का मतलब ये नहीं है कि इसको लाइट डार्क ही चाहिए। अब ये लाइट रिएक्शन, हम डार्क का हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे? लाइट का। हम क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ना है और वो लाइट रिएक्शन में होता है, तो यहाँ हम इसी को इस बारे में जानकारी लेंगे। ये कहाँ होता है लाइट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोरिलेशन? कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट, जो सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स, वो कहलाते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो है खुद भी, और इसके अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम्स होते हैं। इस तरह से सैक लाइक एक दूसरे पे स्टैक रहते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक से इस तरह से रहते हैं। और ये आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं। बाकी ये सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो है लैमिलर पार्ट, और इसमें ये जो है ये एक एक ही क्या है? थाइलाकॉइड, जिसमें कि पिगमेंट्स स्टोर रहते हैं। और ये पूरा थाइलाकॉइड जो स्टैक रहते हैं के ऊपर, ये कहलाते हैं ग्रेनम। एक को ग्रेनम कहेंगे, ज़्यादा ये ग्रेना हो गया। अब ये आपस में इनके बीच में भी लैमिली होती हैं, ये कहलाती हैं स्ट्रोमा लैमिली। और जो ये फ्लूइड वाला पार्ट है
ये है स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ये इसमें होता है लैमिलर पार्ट में, मतलब ग्रेना लैमिली में भी और ये स्ट्रोमा लैमिली में भी ये लाइट रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन जो है वो उसके लिए एंजाइम्स जो कुछ भी सब्सटेंसेस की जरूरत होती है वो कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। तो ये थाइलेकॉइड और ये स्ट्रोमा, ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे वो इसी के अंदर होंगे, यहाँ पर या तो स्ट्रोमा लैमिली में या फिर ग्रेना लैमिली में ये होते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा? पहला चीज़ तो क्या होगी कि ये जो पिगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। पहली चीज तो होगी क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाता है? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर स्प्लिट होता है लाइट की प्रेजेंस में और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन बनती है। तो जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस में वो एक्चुअली यही ऑक्सीजन है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से लाइट रिएक्शन में हो जाती है। फिर उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। एनर्जी स्टोर रहेगी इनमें जो कि बाद में डार्क रिएक्शन में यूज होगी। तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये हैं एक तो एटीपी और दूसरा NADP प्लस H। या इसको इस तरह से कर सकते हैं NADPH और H, क्योंकि ये बनते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें बनेंगी लाइट रिएक्शन में। इसी में ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। अब हम ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करता है? पिगमेंट्स करते हैं। तो पिगमेंट्स में एक तो क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन कलर का होता है, थाइलेकॉइड में होगा। दूसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसमें क्लोरोफिल ए हो गया ब्लू कलर का, फिर क्लोरोफिल बी हो गया, ये येलो ग्रीन होता है, ये ब्लू ग्रीन, और ये येलो ग्रीन। फिर जैंथोफिल्स होते हैं और जैंथोफिल हो गए येलो कलर के। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी से सब सेपरेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इनका कलर क्या है। और फिर कैरोटिनॉइड्स, ये जो होते हैं येलो और या ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, येलो से ऑरेंज के बीच का इनका शेड होता है। तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो थाइलेकॉइड्स में होते हैं। ये तो मेन है, ये वाले जो क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो मेन पिगमेंट्स है ये एनर्जी, लाइट एनर्जी सब एब्जॉर्ब करेंगे। फोटोन होता है लाइट में, वो सब एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी है। लेकिन ये सब अपनी एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की है लाइट एनर्जी, वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं? क्लोरोफिल ए। यदि ये नहीं होंगे तो सारी एनर्जी कौन ट्रांसफर करेगा? क्लोरोफिल ए। तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसको बचाने के लिए ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि कुछ वेवलेंथ लाइट की ये एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारे जो हैं पिगमेंट जो है सब ये दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में स्टोर रहते हैं। कहाँ पर? थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। थाइलेकॉइड कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेनम है। तो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ये दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में रहते हैं। इनको कहते हैं, एक को तो कहते हैं फोटोसिस्टम 1 और दूसरे को कहते हैं फोटोसिस्टम 2। ये अलग अलग इसलिए हैं
क्योंकि ये अलग अलग वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिस्टम 2 पहले वर्क करता है, फोटोसिस्टम 1 बाद में वर्क करता है, लेकिन क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी इसलिए इसको 1 कहते हैं, और जो इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है उसको 2 कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सारे टर्म्स जो हैं हम यूज करेंगे अभी फॉस्फोरिलेशन में, इसलिए ये पहले समझ लेते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट ही वहाँ पर इनको बता देंगे। तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं क्या क्या टर्म्स हम या क्या क्या फिनोमेना हम यूज कर रहे हैं। जितने भी पिगमेंट्स हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, सारे पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, ये सब पिगमेंट्स हैं, और इनके पे क्या पड़ रहा है, ये लाइट एनर्जी पड़ रही है। ये सब क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये तो हो गए सब पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और ये सब अपनी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की है लाइट एनर्जी वो किसको दे देते हैं, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ये क्या है एक्चुअली, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, बाकी सारे जितने भी हैं सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये सब अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। और जब ये क्लोरोफिल ए को देते हैं तो जब एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो ये इसमें जो है जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्लोरोफिल से तो क्लोरोफिल क्या हो जाता है, क्लोरोफिल इस तरह से है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, इसमें से क्लोरोफिल निकल गया। अब ये पूरी चेन चलती है जिसमें कि सबसे पहला जो यहाँ पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किससे, रिएक्शन सेंटर से। ये है पूरा क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक ये रिएक्शन सेंटर है क्योंकि ये सब अपने एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इसको देते हैं, और ये फिर जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन फिर प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटोसिस्टम 1 में जो होता है उसमें जो ये क्लोरोफिल होता है, ये होता है फोटोसिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल होता है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा पीक एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है 700 nm वेवलेंथ वाली लाइट, इसलिए इसको P700 से हम डिनोट करते हैं। और फोटोसिस्टम 2 में जो होता है ये क्लोरोफिल है, ये तो अपना अपना वेवलेंथ जो भी एब्जॉर्ब करना है वो करेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली इसको देते हैं, और ये अपना पीक जो फोटोसिस्टम 2 में करता है वो होता है 680 nm का वेवलेंथ, इसलिए हम इसको P680 कहते हैं। मतलब फोटोसिस्टम 1 में पिगमेंट को हम P700 कहेंगे और फोटोसिस्टम 2 वाले को क्या कहेंगे, P680। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पीक जो है एब्जॉर्प्शन का वो 680 nm पर होता है और इसका 700 nm पर होता है। तो ये तो हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकला है और प्राइमरी एक्सेप्टर ने इसको ले लिया है, उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम में आगे बढ़ता जाता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में आगे बढ़ता जाता है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता जाता है, जो कि अल्टीमेटली एटीपी में फॉर्मेशन में काम आती है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर हम ये और जान लेते हैं क्या है,
लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला और ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होता है और जंप करता है इनटू द ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उससे काफ़ी दूर चला जाता है, मतलब वो बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को द्वारा ले लिए जाते हैं और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं साइटोक्रोम के, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम जो है वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें फेरिक, फेरस, फिर इस तरह से होता जाता है। तो ये 2+ और Fe3+ कैसे बनेगा, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता चलता है। तो ये एक चेन होती जाती है, जो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को उसका रिडक्शन हो गया और जिसने लूज़ किया उसका ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरह से ये पूरी चेन चलती जाती है। इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ता जाता है लेकिन एनर्जी जो है उसकी कम होती जाती है। अंत में जाके एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो एटीपी में यूज हो जाती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रिडॉक्स पोटेंशियल। इसमें हम देखेंगे कि ये जो है डाउनहिल होता है, जो इसका एरो हम बनाएंगे वो इस तरह से जाएगा। इस तरह से जाने का मतलब क्या है, एक सब्सटेंस से जब ये दूसरे सब्सटेंस पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तब इसमें किस तरह से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका रिडक्स पोटेंशियल कम है इससे। इस अगले का रिडक्स पोटेंशियल कम होगा इससे, तभी ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो इस तरह से ये डाउनहिल है। डाउनहिल रिडक्स पोटेंशियल जो है लगातार सब्सटेंसेस का क्या होता है, कम होता जाता है और तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, मेजर है विद विच ए मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कितनी आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम किस में नापते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल में नापते हैं। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है और इसकी एनर्जी कम होती जाती है और कम होके ये क्या हो जाता है, अंत में ये अपनी एनर्जी एडीपी को देके और एटीपी बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसको रिप्लेस भी होना चाहिए, उसकी जगह पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो वही आने के तरीके अलग अलग होते हैं। साइक्लिक में क्या हो गया, जिस पिगमेंट से निकला है अंत में इलेक्ट्रॉन उसी में आएगा अपना जो एनर्जी है वो देने के बाद। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो जाके कहाँ चला जाता है, फोटो सिस्टम 1 में। और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फिर NADPH में जाता है। और जो फोटो सिस्टम 2 से निकला है वो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिप्लेस होता है, पानी से। पानी से कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, वाटर जो है वो स्प्लिट होता है या फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। ये पानी है, थाइलाकोइड के अंदर ही है और ये किस में बदल जाता है, ये 4H आयन देगा और ऑक्सीजन बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन। ये है फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसके लिए एक तो मैग्नीज आयन की जरूरत होती है और एक क्लोराइड आयन, इनकी प्रेजेंस में ही ये होता है। मैग्नीज इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है। इस तरह से फोटो सिस्टम 2 कंटिन्यूअसली जो है फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन देता रहता है। क्यों, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 ने जो इलेक्ट्रॉन दिए, जो निकले, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, इसलिए ये कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो वापस इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है फोटो सिस्टम 1 पे। तो इस तरह से ये फोटोलिसिस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीज इसका। ये क्वेश्चन अब
आया हुआ है 2012 में, 2020 में और 2022। विच आयन इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? स्प्लिटिंग, वाटर की स्प्लिटिंग के लिए कौन सा आयन जरूरी है? सबसे मैग्नीज। मैग्नीज नहीं होगा तो ये फोटोलिसिस इसकी नहीं होगी। अब हम देखते हैं किस तरह से होता है। पहले हम देख लेते हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं पहले नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब जो जो चीज़ें हुई हैं वो एक्सप्लेन कर दिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, तो इस तरह से ये पहले हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में बताया कि दोनों ही फोटो सिस्टम की जरूरत पड़ती है, 1 की भी और 2 की भी। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं, ये है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या फोटो सिस्टम 2, या पी इसमें हो गया 680, किसी भी तरह से लिख लें। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर लाइट पड़ेगी, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे आगे बढ़ता है ये हमने देख लिया लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में। और उसके बाद इसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। इसमें ये अपहिल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई थी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो ये बैलेंस रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। वैसे हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 फोटोन की जरूरत होती है। जो लाइट में फोटोन होते हैं, 4 फोटोन जब उस एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, तब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, एनर्जी बनती रहती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, और ये अपहिल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अपहिल ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं हम ऐसे एरो लगाएंगे, कहीं हम ऐसे एरो लगाएंगे, इस तरह से, इसलिए बताता है कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा वाले के पास भी चला जाता है। अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, जिसका कम है उसके पास डाउन हिल ही होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो डाउन हिल होता है, माने कि वो कम रिडॉक्स पोटेंशियल वाले पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अपहिल है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये ज़्यादा। इसमें ये जो एलिमेंट यहाँ पर आ गया, ये है थियोफाइसिन। ये थियोफाइसिन प्राइमरी एक्सेप्टर है इसमें, जो इसके बाद इलेक्ट्रॉन यही एब्जॉर्ब करेगा, और फिर ये अब ये डाउनहिल शुरू हो गया। डाउनहिल शुरू होने का मतलब कि ये उस इलेक्ट्रॉन के उसके पास जाएगा, सबसे के पास, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम होगा। ये है प्लास्टोक्विनोन। और प्लास्टोक्विनोन के बाद ये पूरा साइटोक्रोम सिस्टम होता है। इसमें डिफरेंट साइटोक्रोम्स होते हैं। साइटोक्रोम B6, फिर ये डाउनहिल ही चल रहा है अभी, और ये हो गया साइटोक्रोम F। ये सब थाइलेकॉइड के अंदर है, और ये इलेक्ट्रॉन में चलता रहता है आगे की ओर। ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, 4e इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, 4e यहाँ जा रहा है, 4e इलेक्ट्रॉन यहाँ जा, साइटोक्रोम F। और साइटोक्रोम F के बाद ये जाता है प्लास्टोसाइनिन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 4 का मतलब ये नहीं है कि केवल 4 ही है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता जाता है। यहाँ हमने बैलेंस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब ये क्या हो गया, ये हमने एरो नीचे दिखाया है, इसको हम ऐसे नहीं बना सकते।
हमने ये ऐसे बनाया है क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, डाउनहिल ट्रांसफर, डाउनहिल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल कम है और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जाता जाएगा। इसके लिए तो एनर्जी लगेगी, ये अपने आप चला जाएंगे ये डाउनहिल में। और यहाँ पर जब ये बी से और जो है एफ में जाता है, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर क्या होगा, जो एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिलकर क्या बना देगा, एटीपी। तो यहाँ पर एक एटीपी बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। अब लगभग ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो गया है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्साइटेड नहीं है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है। और ये प्लास्टोसाइनिन जो है उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा जो फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 के पिगमेंट में चला जाएगा, जिसको कि हम लिखते हैं P700। ये भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इसमें फोटोसिस्टम 2 है, इसमें फोटोसिस्टम 1 है। तो ये खुद भी एब्जॉर्ब करेगा, ये जो है खुद भी क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्यों कि निकल गए? क्योंकि इन्होंने फोटोन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और ये निकल जाते हैं। तो ये अब निकल जाते हैं, ये फिर अपहिल ट्रांसफर होगा। ये है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये क्या होगा, अपहिल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी होती है तो ये ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वाले पर भी चला जाता है। यहाँ पर ये है फेरिडॉक्सिन। डायरेक्ट फेरिडॉक्सिन पे जा सकता है या फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, पहले एक सब्सटेंस होगा उसके बाद फिर इस पे जाएगा, वो इसको रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो या तो डायरेक्ट फेरिडॉक्सिन पे जाता है या ये फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस पे जाएगा और फिर वहाँ से फिर ये जाएगा। और फेरिडॉक्सिन से फिर जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है, ये अब ये थोड़ा डाउनफॉल हो गया, ये देखो ये डाउनहिल एब्जॉर्प्शन है। ये किस पे जाएगा, NADP प्लस पे जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, NADPH प्लस H। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस पे चले गए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आ गया है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। तो यहाँ पे फोटोलिसिस हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर ये उल्टा लिख देते हैं इसको, ये क्या है, फोटोलिसिस, जिसमें मैग्नीज की जरूरत हुई थी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसको, उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, उसकी कमी को ये पूरा करेगा। यहाँ से निकलते रहेंगे, इसको पूरा करने से क्या होगा, ये फिर तैयार है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे हर बार और यहाँ फोटोलिसिस से ये आते रहेंगे। और यहाँ जो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी थी वो कहाँ से आए हाइड्रोजन, ये यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और 4H प्लस कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो इस तरह से ये ATP भी बन गया और NADPH प्लस HP बन गया। इसमें ये जो है फेरिडॉक्सिन, इसमें पहले ये, इससे पहले भी एक एक्सेप्टर हो सकता है, डायरेक्ट या तो फेरिडॉक्सिन लेता है या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग होगा। और उसमें ये कॉम्प्लेक्स है, वही आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे इसमें, और ये ATP बनाने में बाद में मदद करेंगे। जब थाइलेकॉइड के अंदर जाएगा वहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, यहाँ हम वो सब नहीं पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पर ये ATP बनाने में मदद करेगा। और ये जो है
ये क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो है ये क्या होता है, कोएंजाइम है दैट फंक्शन एज ए यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये किस में चेंज हो गया है, इसमें। और अब जब डार्क रिएक्शन होगा तब ये भी जरूरत पड़ेगी और ये भी जरूरत पड़ेगी, ये दोनों चीज़ें हैं, ATP और NADPH+H। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इसी के पास तो गया है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लेके यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज डार्क रिएक्शन। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये एनर्जी देने का काम करेगा जब डार्क रिएक्शन के स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये शेप क्या बन गई है, ये पहले अपहिल ट्रांसफर, फिर डाउनहिल ट्रांसफर, फिर अपहिल ट्रांसफर। तो ये क्या बन गया, जेड बन गया। तो ये जो है जेड स्कीम भी इसको कहते हैं। जो नॉन साइक्लिक है वो जेड शेप में होती है, इसीलिए इसको इसी तरह बनाएंगे, इसको इस तरह नहीं बना सकते। इस तरह बनाने का मतलब क्या है, डाउनहिल ट्रांसफर है। ये बनाने का मतलब अपहिल। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या पिगमेंट्स है उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमेशा हाई अपहिल ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये अपना इलेक्ट्रॉन एनर्जी धीरे धीरे कम करता जाता है और ये इस तरह आ जाता है। फिर ये जो निकलते हैं इनके पास बहुत एनर्जी होती है, फिर ये अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या हुआ कि PS2 भी यूज़ हो रहा है, PS1 भी यूज़ हो रहा है। PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, PS1 में, और PS1 से जो निकले उनकी पूर्ति तो ये इसने कर दी, और जो यहाँ से जा रहे हैं वो वहाँ चले गए। और इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें बहुत क्वेश्चन कुछ बहुत अच्छे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH+ दोनों बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ATP और NADPH+ दोनों बनते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में और 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि साइक्लिक में केवल ATP बनेगा, वहाँ ये नहीं बनता है। वो जो साइक्लिक वाले जो हैं स्ट्रोमल एमिली में होते हैं वहाँ पर ये इसके एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो ये नहीं होता वहाँ, ना ये होता है ना इसके एंजाइम होते, इसलिए ये नहीं बनता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नॉन साइक्लिक में क्या बनता है, ATP भी बनता है और NADPH ये भी बनता है। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों यूज होते हैं। पहले फोटोसिस्टम 2 यूज होता है और फिर फोटोसिस्टम 1 यूज होता है। इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होती है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, और ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में उससे ऑक्सीजन जो निकलती है वही अल्टीमेटली है जिसको हम फोटोसिंथेसिस में कहते हैं कि ऑक्सीजन निकली। अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये बहुत सिंपल होगा, इसमें केवल क्या होगा, PS1 ही फंक्शनल होगा। क्यों, ये होगा स्ट्रोमा लैमिनी में, वहाँ पर PS1 ही होता है, 2 नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन 2021 में। नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, PS1 भी काम आता है और PS2 भी आता है, लेकिन साइक्लिक में केवल PS1 ही होता है। और इसमें साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि और ये PS1 कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमिनी, जो ग्रेना को जोड़ने वाली मेम्ब्रेन थी उसमें होता है, ये उसमें होता है। और इसमें PS2 नहीं होता, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। ये आया हुआ है 2010 में और 2021
21 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साइक्लिक वाले में केवल PS1 इस्तेमाल होगा और ये कहाँ होगा, स्ट्रोमा लैमेली में। नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों होते हैं। कहाँ होता है, ग्रेना लैमेली में है दोनों, उसमें ग्रेना में ही, लेकिन स्ट्रोमा में नहीं है। स्ट्रोमा का जो लिक्विड पार्ट है उसमें डार्क रिएक्शन होता है, ये यहाँ पर होता है इसमें। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक होके कहाँ आ जाता है, उसी क्लोरोफिल पर आ जाता है जहाँ से ये निकला था। इसको देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला तो हमने क्या किया, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें कौन सा होगा, P700, क्योंकि केवल फोटोसिस्टम 1 यूज़ होता है इसमें। और उसके बाद ये इससे ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद ये यहाँ पर एक आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये पहले इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ये इसको पहले एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये जाता है फेरिडॉक्सिन में। फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन के बाद अब ये जाएगा कहाँ, इसको एब्जॉर्ब करेगा कौन, प्लास्टोक्विनोन। फिर ये जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम B6, उसके बाद जाएगा ये साइटोक्रोम F। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स होता है, B6 और F का कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक ATP तो यहाँ पे बनती है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लेंगे, क्या बनाएंगे, ATP। और एक यहाँ पर बनेगी ये ATP ADP से, और ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसे ले लेंगे। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है जो यहाँ मिली थी वो एक साथ नहीं निकलती है, वो धीरे धीरे निकलती है। तो एक बार ATP यहाँ बन गया, एक बार ATP यहाँ बन गया। अब इसके बाद ये जाता है, इलेक्ट्रॉन लगभग नॉर्मल हो गया, इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं है, अब ये जाता है प्लास्टोसाइनिन। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, तो कहाँ से निकला था ये इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरोफिल से निकला था, और ये घूम के अपनी जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है सब यहाँ निकाल के और फिर नॉर्मल होके कहाँ चला गया, उसी पिगमेंट में चला गया जहाँ से ये निकला था। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये साइक्लिक हो गया, और इसमें 2 जगह ATP बनी है इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इसमें केवल फोटोसिस्टम 1 ही यूज़ होगा, फोटोसिस्टम 2 यूज़ नहीं होता। और ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेली में। तो इसमें ये चीज़ जैसे मान लीजिए ये है क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया ग्रेना, और ये हो गया स्ट्रोमा लैमेली। तो इसमें तो क्या है, खाली फोटोसिस्टम 1 है, और इनमें क्या है, फोटोसिस्टम 1 भी है और 2 भी है। तो नॉन साइक्लिक यहाँ होगा और साइक्लिक यहाँ होगा। ये है ग्रेना और ये है स्ट्रोमा लैमेली, और ये जो है ये स्ट्रोमा लिक्विड स्ट्रोमा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो के क्या होता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलता है क्लोरोफिल से, और उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनसे होता हुआ अपनी एनर्जी निकालता जाता है, और ये क्या बन जाता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि ये एक्साइटेड नहीं है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, तो ये वापस पिगमेंट में चला जाता है जहाँ से ये निकला था। नॉन साइक्लिक वाले में ये
दोनों सिस्टम यूज होते हैं, इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें जाता है, और साइक्लिक वाले में उसी पिगमेंट सिस्टम में चला जाता है वापस। तो यहाँ पर हम अभी ले लेते हैं दोनों में डिफरेंस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, इसमें क्या है, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, और इसमें दोनों, पहले कौन सा, फोटो सिस्टम 2 एंड देन फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। दूसरा पॉइंट ये कहाँ होता है, इन स्ट्रोमा लैमेली, जो दो ग्रेना के बीच में लैमेली है उसमें होता है, और नॉन साइक्लिक वाला जो है वो कहाँ होगा, ग्रेना लैमेली, जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें होता है। थर्ड पॉइंट का क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और या तो पहले इससे होकर तब फेरिडॉक्सिन में जाएगा, या डायरेक्ट ये किस में जाता है, कौन एक्सेप्ट करेगा इसे, फेरिडॉक्सिन। और इसमें जो होता है, जो क्लोरोफिल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसको सबसे पहले जो है फियोफाइसिन एब्जॉर्ब करता है। चौथा डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इसमें नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर इसमें स्प्लिट नहीं होता है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। पूरा रिएक्शन देखा था हमने, ये गिव्स 4 H ऑक्सीजन देगा और 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए Mn की आयन की जरूरत होती है। फिर इसमें जब स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो नो ऑक्सीजन लिबरेटेड, और इसमें तो ऑक्सीजन लिबरेट होगी बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। सिक्स पॉइंट क्या होगा इसमें, इसमें क्या बना, केवल एटीपी, दो जगह एटीपी बनी है, साइकिल में देख सकते हैं, वहां पर 2 जगह एटीपी बनी, केवल एटीपी, और इसमें क्या बना है, एटीपी और क्या बना है, NADPH+H, दोनों बन गए। जो डार्क रिएक्शन होगा उसमें दोनों की जरूरत होती है, इसका मतलब खाली इससे काम नहीं चलेगा, साइक्लिक तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन साइक्लिक भी होना जरूरी है। अदरवाइज जो रिड्यूसिंग पावर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है, वो कौन है, ये एनर्जी तो इसमें भी मिलेगी, एनर्जी इससे भी मिलेगी। फिर जो जिसकी वजह से नाम पड़ा है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज साइक्लिड बैक, जहां से निकला था वहीं पर ये चला जाता है, इसीलिए इसको साइक्लिक कहते हैं। इसमें क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होगा वो कौन रिप्लेस करेगा, इज रिप्लेस्ड फ्रॉम PS2 is replaced from water,
पानी से जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन ये जाएगा किसमें, वाटर गोज टू PS2, और जो PS2 से निकला था, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किस में जाएगा, PS1। ये सारे अभी हमने देखे साइकिल में। तो ये सारे डिफरेंस, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें, और दूसरा इम्पोर्टेंट वाला ये है, केवल ATP बनती है इसमें, ATP और NDPH दोनों होता है, और ये फोटो ऑक्सीजन निकलती है। इसमें ऑक्सीजन निकलती है क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। ये फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ATP भी बनता है और ये भी बनता है, मतलब ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जेड फॉर्म में होता है, ये जो है साइक्लिक है, इसमें जेड फॉर्म नहीं बनता है। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।